बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आज का हमारा मौजू क्रिटिकल चेन स्केजुलिंग है। इसके लिए प्रीवियसली हमने प्रोजेक्ट स्केजुलिंग में PERT चार्ट्स वगैरह बनाए हैं एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम के टॉपिक में, और गैंट चार्ट का भी मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ क्लियर किया। उसमें हमने क्रिटिकल पाथ जो है वो निकालना सीखा। हम बुनियादी तौर पे क्रिटिकल पाथ मेथड में क्या करते हैं कि हम अपने जो प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ टास्क्स होता है उसको डिटरमिन करते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड से मुराद ये है कि हम नेटवर्क एनालिसिस करते हुए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को इस तरह से प्रेडिक्ट करें कि अपने लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ टास्क्स को कैलकुलेट करने के बाद प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालें। तो ये वाली टेक्निक क्रिटिकल पाथ मेथड कहलाती है। और ये जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ टास्क्स होता है इसको क्रिटिकल पाथ कहते हैं, जो कि एक एग्जांपल में मैंने आपको क्रिटिकल पाथ को निकालना भी सिखाया कि क्रिटिकल पाथ को हमने कैसे निकालना है। और क्रिटिकल पाथ पर आने वाले जितने भी टास्क्स हैं ये क्रिटिकल टास्क्स कहलाते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहरहाल इनका नाम क्रिटिकल टास्क रखा जाता है। एक दफ़ा फिर इसकी मिसाल दे लेते हैं हम। क्रिटिकल पाथ लॉन्गेस्ट पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, और मोस्ट लाइकली टास्क ड्यूरेशन का जो एस्टीमेट होता है इसको हम कैलकुलेट करके ये क्रिटिकल पाथ को निकालते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमने घर को बनाने का एक प्रोजेक्ट जो है वो अंडरटेक किया है। इसमें पहला जो टास्क है वो है इनिशिएट हाउस प्रोजेक्ट, डिज़ाइन हाउस, सिलेक्ट कॉन्ट्रैक्टर, ग्रेड लॉट, बिल्ड फाउंडेशन, फ्रेम हाउस, पुट ऑन रूफ, फिनिश एक्सटीरियर, फिनिश इंटीरियर, इंस्टॉल स्कैपिंग, इंस्टॉल अप्लायंसेस, इंस्टॉल फर्नीचर एंड कंप्लीट हाउस प्रोजेक्ट। तो ये जो रेड कलर के जितने भी टास्क्स हैं जिनको रेड कलर से बैकग्राउंड कलर दिया गया है, डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्रिटिकल पाथ है। ये सबसे लंबा रास्ता है हमारे इस हाउसिंग प्रोजेक्ट का। और इसको कैसे कैलकुलेट किया गया है? इसको हमने उन ड्यूरेशंस से कैलकुलेट किया है जो हमने टास्क्स के ऊपर मोस्ट लाइकली एस्टीमेट में लिखे थे। और इसको अगर गैंट चार्ट के हवाले से देखा जाए तो जो रेड कलर में आपको बार्स नज़र आ रही हैं, ये जो बार्स हैं ये हमारे क्रिटिकल पाथ को ज़ाहिर करती हैं। जैसा कि हाउसिंग प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो अगर 120 दिन है, तो इसमें आगे फिर जो टास्क्स हैं हर किसी के आगे उसकी ड्यूरेशन लिखी हुई है और उसकी बार बनी हुई है। और आप देख रहे हैं कि हमारे एक्स एक्सिस पर हमारे पास टाइमलाइन है और वाई एक्सिस पर हमारे पास टास्क्स और सब टास्क के नाम और उनकी ड्यूरेशन दी गई है। तो इसमें जो रेड कलर के ये बार्स हैं, ये रेड कलर्स के बार्स हैं, ये जो ऊपर से एक सीढ़ी की तरह नीचे आ रहे हैं, ये ही इसके क्रिटिकल पाथ को शो करते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के। क्रिटिकल चेंज स्केजुलिंग में हम क्या करते हैं? इसमें हम टास्क ड्यूरेशन के जो एस्टीमेट्स होते हैं उनको उनमें लचक या फ्लेक्सिबिलिटी या वेरिएबिलिटी जो है उसकी इजाज़त देते हैं। यानी हम अपने टास्क जो होते हैं उनकी ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए 3 किस्म के अंदाजे लगाते हैं। पहला अंदाज़ा हमारा ऑप्टिमिस्टिक किस्म का होता है, यानी मोस्ट ऑप्टिमिस्टिकली ये टास्क कितनी देर में ख़त्म हो जाएगा। वो नंबर ऑफ डेज, वो नंबर ऑफ आवर्स, वो नंबर ऑफ वीक्स, या जो भी हमारा पैमाना होगा उसकी ड्यूरेशन का, वो हम वहाँ लिख देंगे। तो वो वाला ऑप्टिमिस्टिक हमारा जो है वो एस्टीमेट कहलाएगा। जबकि मोस्ट लाइकली से मुराद एक एवरेज एस्टीमेट होता है कि अगर इसमें थोड़ा सा हम डिले भी शामिल कर लें या इसके अंदर दूसरे फैक्टर्स भी शामिल कर लें तो मोस्ट लाइकली कितनी देर में हमारा ये टास्क ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरा एस्टीमेट मोस्ट लाइकली एस्टीमेट कहलाता है। जबकि तीसरा एस्टीमेट जो है वो बॉटम एक्सट्रीम पर है, यानी पेसिमिस्टिक ड्यूरेशन हम इसको कहते हैं, कि बिल्कुल
ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हमारा ये टास्क जो है ये कितनी देर में ख़त्म हो जाएगा। तो 3 किस्म के एस्टीमेट हम अपने टास्क के लिए लगाते हैं। तो उसके बाद जो पेसिमिस्टिक ड्यूरेशन होता है और मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन होता है, इनमें से हम इनके डिफरेंस से प्रोजेक्ट बफर निकालते हैं और जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ मोस्ट लाइकली टास्क ड्यूरेशन है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें प्रोजेक्ट बफर को प्लस कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन निकल आती है। एक बार फिर सुन लें कि हम जो मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन है उसको पेसिमिस्टिक ड्यूरेशन से माइनस करके प्रोजेक्ट बफर निकालते हैं और इसका एक टोटल निकाल लेते हैं। उसके बाद जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस होता है यानी क्रिटिकल पाथ का जो ड्यूरेशन है वो मोस्ट लाइकली के हवाले से हम जमा कर लेते हैं। उसमें उसके अंदर जब प्रोजेक्ट बफर को ऐड किया जाता है तो हमारे पास प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकल आता है। इसकी मिसाल आप देख लें, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप से बॉटम की तरफ फेजेस हैं, जिसमें पहला फेज प्रोजेक्ट डेफिनेशन का है, दूसरा सिस्टम एनालिसिस का है, तीसरा सिस्टम डिज़ाइन का है, चौथा सिस्टम कंस्ट्रक्शन का है और पांचवा सिस्टम इंस्टॉलेशन का है। तो हर फेज के लिए या टास्क के लिए 3 कॉलम्स हैं, 3 एस्टीमेट हम लगा रहे हैं। प्रोजेक्ट डेफिनेशन को अगर मोस्ट ऑप्टिमिस्टिकली देखें तो 3 हफ्तों में ख़त्म हो जाना चाहिए और पेसिमिस्टिकली 10 हफ्ते हैं, जबकि मोस्ट लाइकली जो वीक्स हैं वो 5 हैं। तो इसका जो बफर है वो है 10-5, तो इसका 5 वीक्स का बफर है जो कि हमें जो है पेसिमिस्टिक में से मोस्ट लाइकली माइनस करने से आता है। इसके बाद सिस्टम एनालिसिस के भी ऑप्टिमिस्टिकली 3 वीक्स हैं, 5 हैं मोस्ट लाइकली और 10 हैं पेसिमिस्टिकली। सब के 3, 5 और 10 से हमारे पास जो ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, जो आइडियल यानी जिसको कह सकते हैं वो 15 वीक्स की है, मोस्ट लाइकली 25 वीक्स की है और पेसिमिस्टिकली 50 वीक्स की है। तो हमारे पास बुनियादी तौर पे जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है इसको हम कैसे निकालें और इसकी स्केजुलिंग कैसे करें, ये सवाल इसमें पैदा होता है। तो क्रिटिकल चेन स्केजुलिंग में हम बफर को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्रिटिकल चेन टेक्निक में मोस्ट लाइकली ड्यूरेशंस को हम प्रोजेक्ट स्केजुअल के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी पे रिलाई करते हैं। प्लस प्रोजेक्ट बफर जो कि हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, इट इज सम ऑफ द पेसिमिस्टिक ड्यूरेशंस माइनस सम ऑफ द मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग आवर प्रोजेक्ट बफर, जो कि एक दफ़ा पिछले पेज पे मैं ले जाता हूँ। इस पे देखिए, हमारे पास सम ऑफ द पेसिमिस्टिक ड्यूरेशन इज 50 एंड सम ऑफ द मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन इज 25। 50 में से 25 माइनस करें, इसको 2 पे डिवाइड करें इंटीजर डिवीजन के जरिए, ये 12 वीक्स बनेंगे। ये अगर इसको हम इसकी जो इंटीजर डिवीजन नहीं भी करते, हम दूसरी डिवीजन करते हैं तो 12.5 वीक्स बनते हैं। तो इस तरह से हम प्रोजेक्ट बफर को कैलकुलेट कर लेते हैं और प्रोजेक्ट बफर जैसे आपने देखा हमारी पिछली एग्जांपल में 50 है सम ऑफ द पेसिमिस्टिक ड्यूरेशंस एंड सम ऑफ द मोस्ट लाइकली ड्यूरेशंस इज 25। तो 50 में से 25 को माइनस किया और उसको हाफ किया तो 12.5 वीक्स आया। और प्रोजेक्ट की लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी फिगर से हम इसमें मोस्ट लाइकली का सम ले लेंगे, दैट इज 25 वीक्स, प्लस जो अभी प्रोजेक्ट बफर कैलकुलेट हुआ है दैट इज 12.5। तो हमारे पास जो फिगर सम होकर आती है दैट इज 37.5 वीक्स। दिस इज द project duration that we have calculated using the critical chain scheduling technique. Now we have to say something on project buffers. The project buffer is also called contingency. हम इसको हमेशा कोशिश ये करते हैं कि प्रोजेक्ट स्केड्यूल के एंड पे रखने की कोशिश करें और अपने प्रोजेक्ट की एंड डेट को मैक्सिमम प्रोटेक्ट रखें, यानी इसमें मैक्सिमम अपना जो रिस्क फैक्टर है इसको हम बचा कर रखने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी जो प्रोजेक्ट की एंड डेट है वो सेफ जोन में रहे और प्रोजेक्ट बफर को हम अपने प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन के एंड पे रखें। और प्रोजेक्ट बफर को कैलकुलेट करने का यही तरीका है जो अभी हमने देखा है कि 3 ड्यूरेशंस निकालें, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक्स, और इसको हमारे पास
जो है फिर प्रोजेक्ट बफर को निकालने का फार्मूला जो आपने पिछली जो स्क्रीन है उसमें देखा, वो हम इसी तरीके से प्रोजेक्ट बफर को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमारे पास तीनों ड्यूरेशंस ना निकाले जाएं और हमने फिर भी प्रोजेक्ट बफर को कैलकुलेट करना हो, तो इसमें अप्रॉक्सीमेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्रिटिकल पाथ की लेंथ निकाल लो और उसको हाफ कर लो, तो वो भी हमारा अंदाजन एक प्रोजेक्ट बफर की वैल्यू हमें मिल जाएगी उससे भी। अब इसमें एक्चुअल वीक्स कैसे निकलेंगे प्रोजेक्ट डेफिनेशन के? इसमें एक्चुअल वीक्स तो वही होंगे जब हमारी एक एक फेज खत्म होती जाएगी, तो इसमें फिर प्रोजेक्ट डेफिनेशन जब खत्म होगी तब हमें पता चलेगा एक्चुअली इसने कितने वीक्स लिए हैं। एक्चुअल वीक्स की फिगर तब साथ साथ जो है ये क्यूमुलेटिवली हम इसमें ऐड करते जाएंगे इस कॉलम्स में। तो क्रिटिकल स्केड्यूलिंग की एग्जांपल में आप देखें कि हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें बेसिकली जो आप समझ लें तीन इसके अंदर बार्स बनती हैं। एक है लेस देन और इक्वल टू 25 वीक्स, यानी मोस्ट, ये तो ऑप्टिमिस्टिक हमारे पास जो ड्यूरेशन है उसके हवाले से। और एक हमारे पास जो ड्यूरेशन जो है वो प्रोजेक्ट की बनती है दैट इज ग्रेटर देन 25 वीक्स एंड लेस देन 37.5 वीक्स। ये हमारा मोस्ट लाइकली प्लस जो प्रोजेक्ट बफर है उसके हवाले से ये हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो बनती है। और पेसिमिस्टिक ड्यूरेशन कितनी बनती है? दैट इज ग्रेटर देन 37.5 वीक्स। तो इस तरह से हमारे पास तीन किस्म की प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन भी निकल आई। उसके बाद प्रोजेक्ट स्केड्यूल को प्रोजेक्ट बफर के साथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये गैंट चार्ट देखिए आप, इसमें प्रोजेक्ट डेफिनेशन की बार है, शुरू में सिस्टम एनालिसिस की बार है, ये सारे मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन है जो ग्रीन कलर में आपको बार्स नजर आ रही हैं। और ये सारी बार्स जब खत्म होती हैं एंड पे जो जो 12.5 हफ्ते की ये पीली एक बार आपको नजर आ रही है, दैट इज आवर प्रोजेक्ट बफर। ये हमें अपनी प्रोजेक्ट की एंड डेट को सेफ रखने के लिए हमने इसको एंड पे रखा है। यानी इट इज अ वाइज डिसीजन कि आप अपने प्रोजेक्ट बफर को बिल्कुल एंड पे रखें। और इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर रिसोर्सेज हमारे जो हैं वो इस तरह से हैं तो एक फेज के अंदर मसरूफ़ हैं, वहाँ से वो फारिग होके ही दूसरे फेज को कर सकते हैं, तो फिर हम क्रिटिकल पाथ को कैसे कैलकुलेट करें? जैसे डिज़ाइनिंग में हमारे पास मॉड्यूल ए की कोडिंग है और मॉड्यूल ए की टेस्टिंग के बाद फिर कोड बी की मॉड्यूल जो है वो कोडिंग है, सॉरी मॉड्यूल बी की कोडिंग है और उसकी टेस्टिंग है। और हमने इसको अनफॉर्चुनेटली बी की जो कोडिंग और टेस्टिंग है इसको क्रिटिकल पाथ निकाला है अपनी कैलकुलेशन से। तो अब इसमें मॉड्यूल ए जब तक कंप्लीट नहीं होगा और टेस्ट नहीं होगा तब तक मॉड्यूल बी शुरू नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड रिसोर्स कंटेंशन। तो प्रोग्रामर ए, यानी दूसरे लफ्जों में प्रोग्रामर ए जो है वो इस कोडिंग में मसरूफ है, तो जब तक वहां से फ्री होके इधर नहीं आएगा हमारा ये क्रिटिकल पाथ वाला जो सिलसिला है ये चल नहीं सकेगा। तो इसका तरीकेकार ये है कि इसको फिर पैरेलल की बजाय हम क्या करें कि जहां आपको पता चलता है कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं उनकी कंटेंशन आ रही है, तो फिर इस तरह करें कि सबसे पहले जो आपका कोड है मॉड्यूल ए का उसको आप मॉड्यूल बी की टेस्टिंग के बाद ले जाएं। यानी बजाय इसके कि वो ओवरलैप करें एक्टिविटीज़, आप प्रेसिडेंट कर दें उनको। आप जो है एक्टिविटी बी को एक्टिविटी ए से प्रेसिडेंट कर दें, यानी जब तक एक्टिविटी बी मुकम्मल ना हो एक्टिविटी ए शुरू हुई ना हो। और इस तरह से हम जो है इस रिसोर्स कंटेंशन का इलाज कर लेते हैं और फिर अपनी क्रिटिकल चेन जो है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमें क्रिटिकल पाथ की बजाय फिर क्रिटिकल चेन पे अपना जो है वो ध्यान देना पड़ता है। अब सवाल ये पैदा हुआ, यहाँ पे मैंने एक नया लफ्ज बोल दिया क्रिटिकल चेन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल पाथ एंड क्रिटिकल चेन? क्रिटिकल पाथ जो है ये तो उन एक्टिविटीज का सीक्वेंस है जो कि प्रोजेक्ट की सबसे लंबी यानी ड्यूरेशन जो है उसको निकालती हैं, जबकि क्रिटिकल चेन जो है इसमें हम एक्टिविटीज को अकेला कंसिडर नहीं करते, इसमें हम रिसोर्सेज को भी साथ कंसिडर करते हैं। तो ये फिर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज दैट डिटरमिन्स द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। दोबारा सुन लें, क्रिटिकल पाथ और क्रिटिकल चेन में एक माइनर सा डिफरेंस है और बड़ा टेक्निकल डिफरेंस है। वो ये है कि क्रिटिकल पाथ को हम सबसे लंबा पाथ लेते हैं, सिर्फ सीक्वेंस ले लेते हैं एक्टिविटीज का
जो उस लंबे पाथ पे होती हैं। लेकिन क्रिटिकल चेन में हम एक्टिविटीज का सीक्वेंस भी लेते हैं प्लस रिसोर्सेज को भी कंसिडर करते हैं। ये भी लंबा तरीन रास्ता होता है, लेकिन इसमें रिसोर्सेज भी कंसिडर किए गए होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल पाथ एंड क्रिटिकल चेन। तो ये याद रखिए, अगर हमारे पास रिसोर्सेज की कंटेंशन आ गई है तो फिर हमने क्रिटिकल पाथ को नहीं देखना, हमने क्रिटिकल चेन को देखना है, क्योंकि क्रिटिकल चेन रिसोर्सेज को भी मद्देनजर रखता है। तो हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ जो है ये कैसे करेंगे कि टास्क एक प्रोजेक्ट 1 का 3 दिन में है, टास्क बी प्रोजेक्ट 2 का 3 दिन में है, टास्क सी प्रोजेक्ट 3 का 3 दिन में है, और एक ही प्रोग्रामर को ये तीनों टास्क करने हैं। यानी अगर एक ही रिसोर्स है आपके पास और आपने उसको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे लगाया हुआ है, तब हम क्या करेंगे? तब हम ये करेंगे कि उसी रिसोर्स को फिर प्रेसिडेंट ही करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। पहले वो टास्क ए करेगा 3 दिन में, फिर अगला टास्क जो है वो 3 दिन में करेगा, फिर टास्क सी 3 दिन में करेगा। तो ये याद रखें, टास्क ए जब तक 3 दिन में मुकम्मल होगा, बी और सी को 3 दिन वेट करना पड़ेगा, और जब तक टास्क बी मुकम्मल नहीं होता तो टास्क सी को टोटल 6 दिन वेट करना पड़ेगा। तो ऑन एवरेज 9 दिन लगेंगे, और बी और सी को जो है तकरीबन ऑन एवरेज 6 दिन का वेट करना पड़ेगा। और इसका हल क्या है? इसका हल है टाइम स्लाइसिंग। ठीक है, जिस तरह हम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो टाइम स्लाइस दे देते हैं स्केजुलिंग में, बिल्कुल इसी तरह से हम टाइम स्लाइस भी दे सकते हैं अपने रिसोर्स को, कि वो एक एक दिन कर ले, ताकि हर प्रोजेक्ट को जो है ज़्यादा देर जो टाइम जो है वो वेट ना करना पड़े। उनका एवरेज वेटिंग टाइम जो है उसको कम करने के लिए, 33% उसमें कमी लाने के लिए हम इन 3 दिनों को एक एक दिन में तोड़ लें, और हर टास्क पे उस जो रिसोर्स है उसको एक एक दिन जो है टाइम स्लाइस दे के काम करवाएं। यानी वो प्रोजेक्ट ए में एक दिन काम करे, फिर अगला दिन जो है वो प्रोजेक्ट बी में काम करे, उससे अगला दिन प्रोजेक्ट सी पे काम करे, फिर प्रोजेक्ट ए पे एक दिन काम करे, फिर प्रोजेक्ट बी पे एक दिन काम करे। इस तरह हमारे जो टास्क होंगे उनको बार बार वेट नहीं करना पड़ेगा, और वो लंबा उनका इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और उनको जो हमारा एवरेज जो वेट टाइम है वो कम हो जाएगा उसके लिए। और इसमें ये होता है कि अगर हमारा वेटिंग टाइम बढ़ जाए तो फिर इसमें ये भी हो सकता है कि आपने प्रोजेक्ट ए शुरू किया, एक दिन किया उस पर काम, प्रोजेक्ट बी शुरू किया, लेकिन याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि वो सेटअप किया हुआ उसको मिल जाए और वो प्रोजेक्ट ए पे चला जाए, और वहां से सेटअप किया कराया काम मिल जाए तो बी पे जाके काम करना शुरू कर दे। इसमें हमें रीस्टार्टिंग करना और सेटअप करने का टाइम भी जो है इसमें शामिल कर लें। तो ये जो हमारा स्लाइसिंग का इशू है, इसमें हमारा जो वेट टाइम है वो और भी ज्यादा हो सकता है। मल्टीटास्किंग में प्रोजेक्ट की ओवरऑल जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है। जैसे आप देखें कि हमारे पास अगर ऊपर दी गई 2 मिसालें हैं, उसमें अगर आप मल्टीटास्किंग इन्वॉल्व कर देते हैं तो देखें ये बार्स कितनी लंबी हो गई हैं। हमारा प्लान, एनालिसिस, डिज़ाइन, बिल्ड एंड टेस्ट और डिप्लॉयमेंट के बाद प्रोजेक्ट बफर यहाँ पे आ रहा है। तो जब इसमें मल्टीटास्किंग इन्वॉल्व हो गई तो ये दोनों टास्क जो हैं इनकी ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। और अगर हम प्रोजेक्ट को सीक्वेंस में ले आएं तो फिर क्या होगा? प्रोजेक्ट को अगर सीक्वेंस में ले आएं तो फिर हमारा जो टोटल ड्यूरेशन है वो कम भी हो सकता है। कि प्लानिंग के बाद जब अगली ड्यूरेशन शुरू हो तो प्लानिंग वाली टीम दूसरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग पे काम करे और एनालिसिस वाली टीम पहले प्रोजेक्ट के एनालिसिस पे काम करे। इस तरह ओवरलैपिंग एंड सीक्वेंसिंग करने से हमारे पास जो टोटल ड्यूरेशन होता है उसको हम कम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्रिटिकल चेन स्केजुलिंग का जो आज का मौजू है उसमें हम आज यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह यहाँ से आगे ऑनवर्ड नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्रिटिकल पाथ और क्रिटिकल चेन की आपको समझ आ गई होगी, और इसकी स्केजुलिंग उसमें भी आपको कुछ थोड़ा बहुत इसकी समझ आ गई होगी कि ये स्केजुलिंग कैसे करते हैं, रिसोर्सेज को कैसे डील करते हैं, और अगर मल्टीटास्किंग आ जाए तो फिर कैसे करते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट आ जाएँ तो कैसे करते हैं, और उनमें टाइम स्लाइसिंग करने से क्या नुकसान होता है,
और उनमें सीक्वेंसिंग करने से क्या फ़ायदा होता है, ये हमने आज पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्रिटिकल चेन स्केड्यूलिंग से आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह यहीं से कल हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।